नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अभी हम लोगों ने देखा था महत्वपूर्ण कथन, आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे उस वीडियो का मतलब पहला पार्ट आ चुका है। आज उसका दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, माने और ढेर सारे कथन हम लोग देखेंगे। पूरे कई कथन का हमने कलेक्शन बना के रखा हुआ है, उसको 3-4 पार्ट में करके सारे वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला कथन है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर ने। दरअसल भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का हमेशा से कंट्राडिक्शन रहा है, दोनों लोग में राजनीतिक मतभेद हमेशा रहे हैं। देखिए, पहले की जो राजनीति होती थी उनमें सिर्फ राजनीतिक मतभेद ही होते थे, आपसी मतभेद कभी नहीं होते थे। तो गांधी जी की अपनी विचारधारा थी, अंबेडकर की अपनी विचारधारा थी। अंबेडकर कभी भी गांधी जी से सेटिस्फाई नहीं रहते थे, इसलिए आपको याद है कि पूना पैक्ट हुआ था, जब अंबेडकर भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो दलित निर्वाचन मंडल की मांग उठा रहे थे उसको निरस्त करने के लिए बाद में पूना पैक्ट हुआ। जबरदस्ती गांधी जी, मतलब जबरदस्ती नहीं लेकिन गांधी जी अनशन पे बैठे थे, तब मतलब हार मानकर अंबेडकर को झुकना पड़ा। तो गांधी जी और अंबेडकर में राजनीतिक मतभेद हमेशा ही रहे हैं। तो उसी के पर संदर्भ में अंबेडकर ने कहा है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं। धूल ऊपर उठती है ना, लेकिन अस्तर नहीं उठता है, राजनीति का अस्तर नहीं उठाते हैं। ये अंबेडकर की अपनी विचारधारा थी गांधी जी के प्रति। अगला सेंटेंस है, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। ये किसने कहा है? अश्विनी कुमार दत्त ने यह कहा था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक, जब पहली बार 1885 में इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुल तेजपाल महाविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। हर साल अधिवेशन होना तय हुआ था। ठीक, तो अब सोचें, इतना बड़ा देश, उसमें 72 लोग ही चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ें फलित होंगी, कैसे आज़ादी मिलेगी। तो जब कोई भी चीज़ नई नई शुरू होती है तो विरोध करने वाले भी तमाम लोग रहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला है। तो उसी संदर्भ में अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि अधिवेशन केवल 3 दिन का तमाशा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि बाल गंगाधर तिलक ने भी कांग्रेस पे ही वो करते हुए कहा था कि दरअसल कांग्रेस का अधिवेशन साल भर में सिर्फ एक बार होता था, मतलब मीटिंग की, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। अधिवेशन मानी मीटिंग होता था, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। कोई एक लीडर, जिसको अध्यक्ष, हर साल अध्यक्षता अलग अलग लोग करते थे, एक लीडर बना दिया जाता था कि हाँ, इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ, हम लोगों ने ये तय किया। ये जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इससे बहुत प्रश्न पूछता है, सारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कांग्रेस अधिवेशन से। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी इसके लिए कहा था कि अगर हम साल भर में मेढक की तरह एक बार टर्राएंगे तो उससे हमको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। चूँकि हमको अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए और इतने दिन से वो गुलाम बना के आ रहे हैं, तो साल भर में एक बार मिलने से क्या होगा? रोज़ मिलिए, रोज़ मीटिंग करिए, रोज़ नया प्लान बनाइए, रोज़ उसको एग्जीक्यूट करिए। साल भर में एक बार मिलने से काम नहीं चलने वाला है। अगला है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। ये कहा है लाला लाजपत राय ने। A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम को जानते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन था ये? कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 1885 में इन्होंने ही कांग्रेस की नींव डाली थी। देखिए, कोई भी जगह है वहाँ के सारे लोग कभी खराब नहीं होते हैं। तो कांग्रेस की नींव डालने वाला एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ये सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने नींव डाली थी कि एक ऐसे ग्रुप की, एक ऐसे समूह की जो सचमुच अपनी आज़ादी के लिए लड़ सके। क्योंकि वो A.O. ह्यूम किसी देश के वो नहीं थे कि हाँ हम ब्रिटिशर्स हैं तो वो लोग जो कर रहे हैं, चाहे गलत करें चाहे सही कर रहे हैं, उसका समर्थन करें। दरअसल वो स्वतंत्रता के पुजारी थे। स्वतंत्रता माने लिबर्टी, फ्रीडम, जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ह्यूमन का ह्यूमन राइट होना चाहिए, लिबर्टी और फ्रीडम। और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था कि ये भारत की बड़ी खराब दुर्दशा है, भले से ही हमारे देश के कारण है लेकिन दुर्दशा खराब है, इसके लिए हम लोग को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उनकी ही देन थी कांग्रेस। ठीक,
तो लाला लाजपत राय ने ह्यूम को कहा है कि वो स्वतंत्रता के पुजारी थे। हमसे अधिक राजभक्त मिलना असंभव है, ये किसने कहा? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने कहा था कि हमसे अधिक राजभक्त मिलना असंभव, हम लोग जितना राजभक्त हैं उतना शायद कहीं कोई नहीं है। ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी की विचारधारा थी अपनी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये तो बचपन से रटा होगा कि स्वराज, स्वराज माने स्वराज, स्व माने अपना, खुद का, अपने देश पे अपने लोगों का राज हो, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध माने बाई बर्थ ये राइट है, ये नहीं कि ये मिला है, ये होना चाहिए, कुछ नहीं, जैसे पैदा हुए ये जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे, ये तिलक ने ये आह्वान किया था। अगला है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी की विचारधारा, महात्मा गांधी का कथन है। क्योंकि चाहे असहयोग आंदोलन के दौरान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब भी कभी अहिंसक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये एक बहुत आसान तरीका था। आसान क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका था विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। इनफैक्ट 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब भी विदेशी वस्त्रों की खूब होली जलाई गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान भी जितने विदेशी वस्त्र थे सबकी खूब होली जलाई गई थी। उससे एक प्रतीक था कि हम अब विदेशी सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। खादी के बने वस्त्र, सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन में खादी के वस्त्रों को खूब प्रमोट किया जाने लगा था। बल्कि जो खादी पहन रहा था, खादी अगर आप दूर से देख लेते कि ये तो खादी वस्त्र में है, वो दूर से ही देशभक्त घोषित हो जाता था कि हाँ ये राष्ट्रभक्त हैं, ये राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हैं। खादी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गई थी। तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, बल्कि ये गांधी जी ने कहा था। और पता है इस कथन का समर्थन करने वालों में रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हैं। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ठीक पहले जब असहयोग आंदोलन हुआ था तब उन्होंने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक तरह से कपड़ों की बर्बादी है, लेकिन बाद में उन्होंने भी गांधी जी के कथन का समर्थन किया। अगला कथन है, सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, ये किसने कहा? विलियम बेंटिक ने कहा है ये बात। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 में, ठीक, या 1834 में कहा था कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को ब्लीच कर रही हैं। यही कथन, ब्लीच माने बदरंग कर देना, जब रंग उड़ जाता तो उसी को ब्लीच बोलते हैं। ठीक, और कपास यही सूती बुनकर, इनके कंकाल, मतलब जो सूती वस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता से, कपास की हम लोग को इंट्रोडक्शन किसने दिया था? कपास के बारे में, कपास की खेती के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने दिया था। तब से उस समय से सूती वस्त्र विदेशी बाजार में बहुत फेमस थे, बहुत हम लोग निर्यात करते थे, खूब व्यापार होता था उनसे। लेकिन बाद में आप जानते हैं जैसे जैसे अंग्रेज आए, जितने कुटीर उद्योग थे सूती वस्त्र के नाम पे सबको एकदम धराशायी कर दिया। तो विलियम बेंटिक इस व्यवस्था पे आहत थे, तो उन्होंने ये कहा था कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को ब्लीच कर रही हैं। और ये कथन जो है हनी ड्यू किताब के, हनी ड्यू ये किताब का नाम है, इस किताब के अतीत की झलक पाठ से लिया गया, उस पाठ में ये कथन मेंशन है। ठीक, गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे, ये किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना कौन? वही पाकिस्तान के निर्माता, पाकिस्तान के कायदे आजम जो पाकिस्तान के नोट पे छपे हुए हैं, उनका कथन था कि गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं। अगला कथन, आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। कि महात्मा गांधी जोश जगाते हुए लोगों को कहते हैं कि आज़ादी बिल्कुल हमारे पहुंच के अंतर्गत है। पहुंच से बहुत, जैसे एक मुहावरा कहा जाता है कि दिल्ली बहुत दूर है, तो दिल्ली दूर नहीं है, एकदम पहुंच के अंतर्गत है, आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में है, बस इसे कसकर पकड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहे हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं ब्रितानी हुकूमत पे कि एक दिन इनको छोड़ के जाना पड़ेगा और हमें आज़ाद करना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है कि अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे तब इसमें सिर्फ दलदल व कीचड़ होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देखिए कहा था कि ऐसा नहीं है कि आजीवन कोई किसी को गुलाम बना के रख सकता है,
एक ना एक दिन जरूर आएगा जब अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा और उन लोग जरूर भारत छोड़ के जाएंगे, लेकिन जब वो भारत छोड़ के जाएंगे तब इसमें सिर्फ दलदल और कीचड़ बचेगा। दलदल और कीचड़ मतलब समझ रहे हैं, ये बात रूपक अलंकार में कही गई है। इतना लूट लिया होगा उन लोगों ने, इतना इतना तबाह कर दिया होगा भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, भारतीय राजनीति पूरी तरह से तबाह कर दिया होगा कि यहाँ से कीचड़ और दलदल बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। छोड़ के तो जाएंगे जरूर, लेकिन जब तक छोड़ के जाएंगे तब तक स्थिति ये बहुत दयनीय बना चुके होंगे ये लोग। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें पूरा फोकस किस पे था? कृषि पे ही पूरा फोकस था। तो अब ये सही बात है, जो लोग खेती वेती करवाते हैं या करते हैं वो ये बात समझते होंगे कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है। प्रतीक्षा माने वेट करना, इंतज़ार करना, कोई भी चीज़ इंतज़ार कर सकती है, लेकिन कृषि खेती नहीं इंतज़ार कर सकती है। वो कंपलसरी। अच्छा आप खुद सोचें कि अगर आप खाए पिएंगे नहीं तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? खाना महत्वपूर्ण चीज़ है सबसे, और खाना कैसे आएगा? कृषि से आएगा, खेती से आएगा। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक क्या बुद्धि लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे बड़ा बड़ा इनोवेशन करेंगे, बड़ा बड़ा इन्वेंशन करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन सी बड़ी विचारधारा देंगे, क्या देंगे जब तक भूखे पेट भजन नहीं होता? सुना है ना आपने? वही बहुत बेसिक सी चीज़ है कि सब चीज़ इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, खेती नहीं, क्योंकि वो अन्न है और अन्न भोजन है। भोजन से जो मनुष्य के शरीर में जाता है और ऊर्जा पैदा करता है, जिससे फिर इतने इतने विकास होते हैं। गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा, ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक, एनी बेसेंट देखिए इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी जी और एनी बेसेंट में मतलब मतभेद बहुत ज़्यादा था। एनी बेसेंट कभी भी गांधी जी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करती थी, लेकिन हालांकि गांधी जी हमेशा उनका सम्मान करते थे। और एनी बेसेंट ने कहा था कि एक बार वो अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी, उसी बातचीत में उन्होंने कहा था कि गांधी अभी राजनीति में बच्चे हैं, वो एक ऐसी दुनिया में घूम रहे हैं जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे क्या अहिंसा से सब होगा, इतना देर 200 साल से गुलाम है, अहिंसा होगा, अहिंसा होगा, वो मतलब उनका यूटोपिया है, ये एनी बेसेंट का मानना था। और उसी एक तो उसी दुनिया में घूम रहे हैं, उसे सपने देख रहे हैं, वो कंक्रीट नहीं समझ रहे हैं, वास्तविकता की दुनिया में नहीं उतर रहे हैं। एनी बेसेंट का मानना था गांधी जी को लेके। हालांकि गांधी उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए हमेशा उनके प्रति सम्मान के भाव रखते थे। उन्होंने एक बार कहा था, किसने? गांधी जी ने कहा था कि मैंने अपनी याचिकाएं उनके समक्ष इस तरह रखी हैं जैसे एक लड़का अपनी माँ के समक्ष रखता है। गांधी जी ने हमेशा से एनी बेसेंट का सम्मान किया था। ये अपनी अपनी विचारधारा है। एनी बेसेंट को गांधी जी नहीं समझ में आते थे, क्या कर सकते हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में आते हैं। खैर आइए अगला है, तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं तथा अरविंद घोष भारतीय असंतोष के परिणाम। ये किसका कथन है? वैलेंटाइन शिरोल का कथन है, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा आता है। लंदन टाइम्स के संपादक, लंदन टाइम्स एक पत्रिका अखबार है, उसके संपादक वैलेंटाइन शिरोल ने 1910 में द इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के एक लेख में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। उन्होंने अपने संदर्भ में कहा था कि भारत में अशांति फैला दी। कौन सी अशांति? उनके समझ से सब चुपचाप रहते, कोई स्वतंत्रता ना मांगता, कोई विरोध ना करता, कोई स्वराज ना मांगता, ठीक, कोई भंग आंदोलन का विरोध ना करता तो सब सही रहता। देखिए गरम दल और नरम दल जब 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था, गरम दल के मुख्य नेता कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेताओं में से सबसे प्रमुख नेता थे। ठीक, उन्होंने ही ज्वाला भरी थी कि इस तरह से नहीं, यही कांग्रेस को कहा कि साल भर में मेढक की तरह एक बार टर करेंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगी। इस वजह से एक तरह से पूरे जनता में असंतोष किसके प्रति फैला दिया? ये गुलामी के प्रति असंतोष, कि गुलाम नहीं रहना है, हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि वो अशांतिक जनक है। अब तक सब शांति वाला माहौल था, अशांति फैला दिया। और अरविंद घोष भारतीय असंतोष के परिणाम हैं। जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं और नेहरू राष्ट्रभक्त। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अपना स्टेटमेंट था कि जिन्ना सिर्फ राजनीतिज्ञ हैं
उनको देश से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो राजनीति करते हैं। लेकिन नेहरू सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, वो दरअसल राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के हित में सोचते हैं, क्या राष्ट्र के हित में सही है, क्या गलत है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक, स्थापन माने क्या होता है कि इसके बदले इसको रिप्लेस कर दिया जाए। देखिए, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, ठीक, लेकिन अगर ये कहें कि अच्छे अपने स्वशासन, अपना व्यक्ति घर पे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका घर है, परिवार है, आप उस घर के मुखिया हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आप उस घर के हैं, तो वो सबसे बेहतर है कि बजाय कि कोई दूसरा बाहरी आके उस घर को कंट्रोल करे, तो ये सबसे बेकार है। इसी संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरे से बुरे देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। अपना करे शासन, चाहे वो कहीं कमी बेसी भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना करे। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, है तो वो विदेशी ही, और वो बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है, यानी अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। गांधी जी का कथन, हालांकि गांधी जी ने भी अस्पृश्यता को लेकर बड़ा कुछ कहा है। तिलक का कथन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अस्पृश्यता माने क्या होता है? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, और आसान शब्द क्या है? छुआ छूत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत माने क्या है? इनके बर्तन में ना छुओ, इधर पानी ना पियो। जो एक तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं वो मंदिर में जाके भगवान को नहीं छुएंगे, अपवित्रता आ जाती है, यही सारी बकवास। तो तिलक का कहना था कि अगर भगवान भी इस छुआछूत को, अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मेरे लिए उनको भगवान मानना मुश्किल है, और मैं ऐसे भगवान को कभी नहीं मानूंगा। ठीक, अगला कथन, हमें मिलकर रहना चाहिए, अगर हम अलग हुए तो हमारा पतन हो जाएगा। ये सर सैयद अहमद खान का कहना था। एक समय देखिए जब तमाम सारे लोग में आपस में विरोध होने लगा यही कांग्रेस को लेके, तो फिर सर सैयद अहमद खान का ये स्टेटमेंट था। हालांकि सर सैयद अहमद खान तो उसके पहले ही थे कि हमें मिलकर रहना चाहिए। ये वही वाली बचपन वाली कहानी आपको याद है कि अगर एक एक छड़ी रहेगी वो आसानी से टूट जाएगी, गट्ठर रहेगा तो आसानी से नहीं टूटेगा। तो हम मिलकर रहेंगे तो सही रहेगा, और अगर अलग अलग हुए तो हमारा पतन हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई धार्मिक शब्द हैं, धार्मिक शब्द नहीं है, वो एक राष्ट्र के अंग हैं। जैसे मुसलमानों ने देखिए अपने लिए अलग से कंट्री बनाने की मांग की, बहुत अच्छे विचार थे। देखिए सर सैयद अहमद खान, एक हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था और मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुआ था, और मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन में जो सबसे मुखिया थे वो सर सैयद अहमद खान ही थे। इन्हीं वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की स्थापना करी थी, सर सैयद अहमद खान ने ही करी थी। तो चाहे हिंदू हो गए, चाहे मुसलमान हो गए, चाहे ईसाई हो गए, ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है, माने किसी धर्म विशेष से बिलोंग नहीं करते हैं, वो एक राष्ट्र के अंग हैं। इस एक राष्ट्र में सब लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका धर्म अलग है तो अलग हो गए, इनका धर्म अलग है, ये सभी एक राष्ट्र के अंग हैं, ऐसा सर सैयद अहमद खान का मानना था। ठीक, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, सरदार पटेल का कथन था। सरदार पटेल बहुत गुस्सैल आदमी थे, जल्दी गुस्सा जाते थे वो, और गांधी जी और पटेल में उम्र का बहुत अंतराल भी नहीं था, 2 ही 4 साल छोटे बड़े थे, इसलिए गांधी जी बहुत ज़्यादा, जैसे गांधी जी नेहरू को अच्छे से हड़का उड़का सकते थे क्योंकि उनसे वो उम्र में काफ़ी छोटे थे, पर पटेल बहुत छोटे नहीं थे। तो जिन्ना विभाजन पड़े हुए थे कि हमको विभाजित एक नया देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, गांधी जी लगातार कह रहे थे कि नहीं, अगर जिन्ना प्रधानमंत्री पद से संतुष्ट हैं और विभाजन की कीमत पर संतुष्ट हैं, विभाजन रुकता है अगर उनके प्रधानमंत्री बनने से तो बन जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। पटेल को भी समझाया, नेहरू को भी समझाया, लेकिन पटेल ने कहा जिन्ना पत्नी चाहें या ना चाहे विभाजन, हम स्वयं चाहते हैं, क्योंकि अब वो दरअसल एक ऐसा कैंसर हो गया है विभाजन वाली त्रासदी कि वो उसको शरीर से काट के अलग ही करना है, अदरवाइज इतने दंगे, इतने फसाद होंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो आप 1947 में जब विभाजन हुआ था, तो चाहे आप इधर पंजाब में देखें या उधर कलकत्ता के नोआखली में जो दंगे हुए थे,
ठीक। और उसके पहले 1946 में जब जिन्ना ने अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था 14 अगस्त को, तो भी 14 या 16 अगस्त आप कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है। खैर वो 14 अगस्त को जब अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था, उसमें अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत मार्मिक और दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। तो दरअसल वो कैंसर था जिसको ख़त्म ही होना था। अगला है, गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे। ये किसका मानना था? जवाहरलाल नेहरू का मानना था। गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का मानना था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मतलब इतना ही का क्या मतलब, हम लोग करीबन 21 कथन और देखे, डिस्कस किए कि क्या था पीछे, किसने कहा, क्यों कहा होगा, किस माइंडसेट से कहा होगा। ऐसे ही अगले वीडियो में हम लोग कुछ और कथन डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्या है कि अगर ये कथन का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वीडियो का, तो आप यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ध्यान से सारे कथन को नोट कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, ना समझ में आए दोबारा देखें। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करें। आपके सुझाव से हम लोग और प्रेरित होते हैं, गलतियाँ सुधारने में मदद होती हैं। थैंक यू सो मच।